अब जो टॉपिक है अब आता हमारे पास कंपोजिट फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। हमने कई एग्जांपल तो कर लिए थे पहले भी, बट एग्जैक्टली अब हम चाहते क्या है कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन है वो डिफाइंड कब होगा और कब नहीं होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास ये कंसेप्ट करने के बाद प्रैक्टिस की क्लास है। प्रैक्टिस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, हम वन बाय वन करके करते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लो आपके पास तीन सेट हैं, एक सेट ए, एक बी और एक सी। तो ये सेट ए, सेट बी और ये सेट सी। फ्रॉम सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट है सी। तो अब हम यूं कहते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है बच्चों, वो फ्रॉम ए टू बी है। जो एफ है वो सेट फ्रॉम ए टू बी, ए ऐसे। ठीक है, फिर एक फंक्शन है आपके पास, वो है जी, और जो जी फंक्शन है आपका, जी फंक्शन वो आपका बी टू सी है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो अब ये फंक्शन हो गया एफ और आपके पास ये फंक्शन हो गया जी। तो एक सिंपल सा हम कंक्लूजन कर लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे x होगा तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा। सही बात है। तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन, ये किसके लिए है डोमेन? ये जो डोमेन है ये एफ की डोमेन है। ठीक है, ये एफ की डोमेन है। क्लियर? और जो सेट बी है वो किसकी डोमेन है? वो जी के लिए डोमेन है। सही बात है, मतलब एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन में होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो अब इससे ये पता लगा कि एक्स से तो एफ एक्स बनता है। तो फिर ये जो बॉक्स था आपका, जो सी सेट था, सी सेट की खासियत क्या है? सी सेट में जो सी सेट में होगा बेटा, जी के लिए होगा यहाँ पे जी एक्स। अब एक्स क्या है जी का? एफ। ओके, बात समझाई? तो फाइनली ये जो फंक्शन बना आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं जी ओ एफ एक्स, गोफ। यानी कि एक नया फंक्शन तैयार होगा विच इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। तो यानी कि ये एक नया फंक्शन हमारे पास तैयार हो गया है यहाँ पे, ऐसे करके। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो ये आपका बनेगा गोफ, जी ऑफ एफ। ठीक है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो अब आप ये देखो, जो गोफ है वो कब डिफाइंड है? गोफ तब डिफाइंड होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कंसेप्ट बच्चों, कि जो एफ है ये उसकी रेंज है, आर एफ रेंज ऑफ एफ। अब एफ की रेंज कहाँ पे गई हुई है? जी की डोमेन के अंदर। तो दिस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अब आपने ये ध्यान देना है कि जब भी हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन की, तो इस तरीके से एक फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन की डोमेन का सबसेट होगा। ओनली देन द कंपोजिट फंक्शन इज पॉसिबल। तो ये जैसे डायग्राम बनाया है, तो अब हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। अब पॉइंट में आप ये लिखिए कि गोफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, फोग इज डिफाइंड इफ range of G is subset of domain of F. Range of G is subset of domain of F. ठीक है, और ये इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, ये ध्यान देना आपने। तो एक नई चीज और डिफाइन मैं करता हूं। आपने जैसे मैट्रिसेस में मैंने आपको दिखाया था, आपको सिखाया था, एक ऐसा मैट्रिसेस होता था, है ना? ओके, तो कौन बच्चा है जो इसका नाम बताएगा मुझे कि क्या कहते थे हम इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
वेरी गुड बेटा, इसकी सर नोटेशन पर क्या उसमें थी? 1 लग गया। इसकी जो ये 1 1 है बेटा डायगोनल पे, हाँ वो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे यूं बताओ, इसकी नोटेशन क्या थी? आई थी ना बच्चों, आई फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। तो आई एक स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं बोलूंगा आइडेंटिटी फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ये सिखाना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि इसके बाद मैंने इनवर्स फंक्शन करवाना है, तो उसके लिए आइडेंटिटी आना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज, भी कोई भी फंक्शन है उसको मैं अगर यूं लिख दूं एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, बस तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको इन जनरल हम यूं भी लिख देते हैं, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लिख देते हैं आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मेरी बात समझाई? तो ये भी एक फंक्शन है आपके पास, क्लियर हो गया? एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स और आई एक्स इजिकल टू एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं इसका ग्राफ की, इसका ग्राफ सबको पता है बेटा, बेटा इसमें y इजिकल टू एक्स बनता है ना ये, तो इसका ग्राफ भी ये बनता है ऐसे, ठीक है। हमें सबको पता है इसका ग्राफ, ठीक है जी। y इजिकल टू एक्स, इट ऑलवेज डिवाइड्स द क्वाड्रेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 45 डिग्री है ना ये वाला एंगल, ओके। स्लोप इज 1 ऑलवेज। अगर मैं एज लीनियर लाइन की बात करूँ ना, इसमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की, तो अब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब आपको इसकी ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन की। अब जैसे हम मैट्रिक्स में नहीं करते थे कि मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आई, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लिकेशन चलती थी इसलिए। तो अब जो फंक्शंस है उसमें क्या चलता है? फंक्शंस में चलता है कंपोजिशन। क्या चलता है? कंपोजिशन, यानी कि एफ ऑफ आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आई ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एफ ऑफ एक्स होगा। क्लियर हो गया? तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो आपके पास क्या बोलते हैं कंपोजिशन है किसी भी फंक्शन के साथ, वो सेम रहता है, ठीक है। फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? ये पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का यहाँ पे मीनिंग क्या है? मैं कहता हूं फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी सेट है बच्चों, एक प्रॉपर फंक्शन है ए टू बी, रियल वैलिड फंक्शन है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी ऑफ एक्स सच दैट, एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया जी। जी की खासियत है, वो क्या खासियत है कि अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ मतलब फोग, ठीक, तो यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इट मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं गोफ बनाता हूं तो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसा बनता है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बोली आपको, अगर ऐसा बनता है तो एफ को हम बोलेंगे जी का फंक्शन इनवर्स, तो ये इसको हम बोलेंगे देन एफ का इनवर्स जी एंड जी का इनवर्स एफ, ठीक है। एफ का इनवर्स जी और ये है जी का इनवर्स एफ। बात समझाई? तो ये जो बातें हैं आपको ये ध्यान देनी है। तो ये डेफिनेशन है बच्चों, तो इसको हम सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं भाई, अगर फॉग इज इक्वल टू आई
इज इक्वल टू गोफ। मैंने एक्स अंडरस्टूड समझ लिया कि नहीं लगाना है यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है कि होगा ही होगा, जब कोई फंक्शन होगा तो किसी न किसी वेरिएबल तो डिफाइन होगा ही होगा। मेरी बात समझाई? तो अगर ऐसा हुआ देन g of x is known as inverse of f of x, okay, and is denoted as, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे जो g है ना, g को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, g कैन बी रिटन एज f इनवर्स। इसका मतलब ये कि f इनवर्स डजंट मीन 1/f। जैसे पुनीत ने मेरे से एक बार पूछा था, पता शुभम ने पूछा था कि शायद हैप्पी ने पूछा था कि साइन इनवर्स जो है 1/sin होता है या नहीं होता। तो एक हमने टर्म डिफाइन की थी ऐसे, साइन इनवर्स x, तो इट डजंट मीन 1/sin x। ये इनवर्स फंक्शन है बच्चों, जैसे e की पावर x और log है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इनका हमें ध्यान दे लेना है। क्लियर है? तो ये समझ आ गया। तो फाइनली हमें ये समझ आया फाइनली कि कोई भी फंक्शन f इनवर्स ऑफ f या f ऑफ f इनवर्स वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, ये आपको नहीं करना है। उसमें क्या लिख दिया कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल करके एक्स लिख देंगे, ठीक है, विच इज एब्सर्ड। काटना गलत है, काटना नहीं है, ओके। तो यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, दिस इज नॉट फिजिबल, है ना, ओके। आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना। मेरी बात समझाए बच्चों? तो आपको ये नहीं करना है। क्लियर? ये जो डिटेल है ये हम जब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। डोमेन और रेंज भी इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा चैप्टर का। यहाँ तक समझ आ गया सबको? रिपीट करना है कुछ तो आप बोल दीजिए। तो अब बात ये आती है कि इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। अब मैं यूं कहता हूं कि जो फंक्शन है इनवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डायग्रामेटिकली वैसे देखते हैं, देखो ये x1 किस पे गया भाई, y1 पे, x2 किस पे गया, y2 पे, ये f है ना, ठीक है। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो ये f इनवर्स होगा, ठीक है। अब ये बड़े ध्यान सुनना बच्चे कि f ऑफ x1 जो है वो y1 है, f ऑफ x2 जो है वो y2 है। तो इनवर्स के लिए क्या खासियत है, इनवर्स के लिए है कि f इनवर्स y1, यानी कि अब जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, ठीक है। मेरी बात फॉलो करके, इज x2। तो डोमेन एंड रेंज वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जो डोमेन है और जो रेंज है, ठीक है, वो इंटरचेंज हो जाती है। मेरी बात समझाई? डोमेन और रेंज जो है आपस में एक दूसरे की इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि मैं यूं कह रहा हूं कि जो डोमेन f के लिए थी, ठीक है, तो वो सेम चीज अब f इनवर्स के लिए इंटरचेंज हो गई, f इनवर्स के लिए इंटरचेंज हो गई। मतलब नाउ डोमेन ऑफ f बिकम्स रेंज ऑफ द f इनवर्स। अब आप यहां लिख लो कि f की डोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये एक और कंसेप्ट आपका रेडी होगा, मतलब हम एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास सिंगुलर फंक्शन,
और नॉन सिंगुलर फंक्शन, ठीक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फंक्शन। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में अब क्या है, देखो ध्यान से। आप बच्चों एफ ऑफ एक्स को 0 लेके चलो और इंप्लाई कर दो कि x इक्वल टू 0 है, तो f इज नॉन सिंगुलर इन दैट केस। कह रहे कि फंक्शन तभी 0 बनेगा जब x 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं बनेगा। बात समझाई? हमारा जो फंक्शन है वो 0 तभी बनेगा जब हमारा x 0 बनेगा। अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन 0 नहीं बनेगा। इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन ये है कि इफ x is non-zero, if x is non-zero, then f of x must be non-zero। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी नॉन सिंगुलर की है, ये डेफिनेशन जो है नॉन सिंगुलर की, ठीक है। अ फंक्शन विच इज नॉन सिंगुलर इज नोन एज सिंगुलर, अ फंक्शन विच इज नॉन सिंगुलर इज नोन एज सिंगुलर, ठीक है। अब बेसिकली कहने मतलब ये कि अगर x 0 नहीं है, इवन f of x कैन बी 0, दोज फंक्शन कैन बी singular function। okay, basically we should concentrate only over non singular functions। अब इसके बाद आपने इनवर्स फंक्शन कर लिया, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन की को प्रूव कैसे करेंगे? अगर आपको ये प्रूव करना हो कि हाउ टू प्रूव अ फंक्शन f of x इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बेस्ट जो वे है ना, बेस्ट वे वो क्या है? आपको ये प्रूव करना है कि जो f है, नंबर 1 आप प्रूव कर दो इट इज 1 to 1, नंबर 2 आप प्रूव कर दो इट इज ऑन टू। मेरी बात समझाई? तो अगर आप ये दो बातें प्रूव कर देंगे तो दिस विल इम्प्लाई f इज इनवर्टिबल। अगर हम ये कहते हैं कि फंक्शन इनवर्टिबल है तो ये कंडीशन आपकी होल्ड होंगी और ये जो फंक्शन होगा वो इनवर्टिबल होगा। बात क्लियर हुई? अब एक तो ये बात हो गई भाई। दूसरा आपके पास जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन फाइंड कैसे करना है? हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन? हाउ टू फाइंड f इनवर्स when f is given, ठीक है। तो उसमें ऐसा है, मैं कहता हूं y इज फंक्शन ऑफ x, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इनवर्स फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो एक एग्जांपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ताकि हमें समझने में 1% भी दिक्कत ना आए। मैं कहता हूँ 3x माइनस में 5 अपॉन में 4 ले लिया बच्चों हमने, तो इट मीन्स ये जो y है वो 3x माइनस में 5 अपॉन में 4 होगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस में 5 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4y प्लस में 5 होगा। इसमें जो x निकलेगा वो 4y प्लस में 5 अपॉन में 3 होगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, जो x था मैंने अभी लिखवाया था आपको, वो बन जाएगा f इनवर्स, है ना, क्योंकि ये y की टर्म में है, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये f इनवर्स आ गया। नाउ f इनवर्स इज इन टर्म्स ऑफ y, नाउ f इनवर्स इज इन टर्म्स ऑफ y हियर, ये y की टर्म में है, ठीक है। तो क्या ये y की टर्म में रहेगा हमेशा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज वी कैन चेंज द वेरिएबल। तो मैं यूं कहता हूँ चेंजिंग इनटू x, यानी कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस में 5 अपॉन में 3। अब ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भाई हमने वेरिएबल चेंज किया है। जैसे मैं कहता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तो f ऑफ y क्या होगा? 2y। f ऑफ 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 एटसेट्रा। तो मैंने सिर्फ y की वैल्यू पुट कर दी है x। अब x का मतलब ये नहीं है जो हमने पहले फाइंड किया था कि ये पुट कर देंगे x, नो।
बस जस्ट रिप्लेस y विद x ओनली, हमने x की जो वैल्यू निकाली उससे रिप्लेस नहीं किया। ओके। अगर आपने चेक करना है, टेस्टिंग करनी है कि जो आपका आंसर आया है वो सही है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। देखो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था, वो था 3x, यहाँ देखिए वो था 3x माइनस में 5 अपॉन में 4, ठीक है। और जो एफ इनवर्स आया आपके पास वो 4x प्लस में 5 अपॉन में 3 आया, ठीक है। और ये भी हो सकता है आपको एक नया क्वेश्चन दे दें, इसी को नया फॉर्म कह दें, ये जो एफ इनवर्स है इसकी जगह लिख देंगे तो जी एक्स है जी, ऐसा भी कह सकते थे, ठीक है, कि जी एक्स है तो आप फॉग और गॉफ निकालिए, ठीक। तो अब मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या ध्यान है कि जो हमने एफ इनवर्स फाइंड किया है कि वो कन्फर्म है हमारा एफ का फंक्शन का इनवर्स होगा, उसके लिए आप एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन निकाल दीजिए, ये होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो एफ क्या है, एफ आपका ये है, तो आपने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देनी है एफ इनवर्स की, ठीक। तो 3 इंटू एफ इनवर्स की वैल्यू, एफ इनवर्स की वैल्यू 4x प्लस में 5 अपॉन में 3 माइनस में 5 अपॉन में 4, ठीक है बेटा। तो अब 3 से 3 कैंसिल और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x प्लस में 5 माइनस में 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4x अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू x। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। Similarly we can work for, similarly we can write f inverse of f is equal to x, similarly you can find, okay, तो वो भी x आ जाएगा। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो f ऑफ f इनवर्स है वो भी x आ गया, मतलब अकेला x, ये आइडेंटिटी फंक्शन अगर मैं i लगा दूंगा साथ में तो भी कोई फर्क नहीं है, i x तो x ही होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है ये। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो आप इसको जो आई एक्स है ना अकेला, उसको आप आई एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो ये आपका हेंस एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ, वी कैन राइट लाइक दिस, ओके। तो हेंस एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ, वो कंफर्म कर दिया हमने, वेरीफाइड हो गया, ओके। तो इन दिस मैनर वी कैन फिक्स कि आपको एफ दे रखा होगा तो आपको एफ इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपके लिए और 2 रिजल्ट हैं छोटे छोटे, थ्योरम है वो मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। तो एक लेक्चर और लगना है कि चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट करनी चाहिए थी मुझे, वही करते हैं स्टार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर। हमें प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन हो आपके पास तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, यूनिक मतलब जो निकाल दिया वो यूनिक वैल्यू होगी उसकी, कोई भी फंक्शन के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अ फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन वन इनवर्स, ठीक। तो अब इनवर्स यूनिक है, फंक्शन इन्वर्टिबल गिवन है आपको, तो आपको ये शो करना है इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई देन एफ हैज यूनिक इनवर्स। तो अब हम यूं कहते हैं कि फॉर द कॉन्ट्रेरी बेस लेट्स से एफ हैज टू इनवर्सेस, एक जी और एक एच, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि लेट एफ हैज टू इनवर्स, ओके, से जी एंड एच। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने कह दिया
कि भाई जो फोग है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो आई एक्स है ना, और वो ऐसे होगा। क्लियर? कंडीशन नंबर 1। ऐसे ही बच्चों एफ ऑफ एच इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंडीशन नंबर 2। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि भाई जो फंक्शन है सॉरी जो इनवर्स है जी और एच वो दोनों यूनिक है, मतलब जी और एच में कोई फर्क नहीं है, सॉरी। ठीक है, जी और जी इज इक्वल टू एच। तो मैं यूं कहता हूँ कि लेट स्टार्ट फ्रॉम जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स को क्या मैं यूं लिख सकता हूँ बच्चों, जी ऑफ आई एक्स। ठीक है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी, जी और आई का कंपोजिशन में जी रहता, कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है, अब आप एक काम करो, जो आई है, आई की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अब आप ये देखिए ये बनेगा क्या, ये बनेगा जी ऑफ, अगर हम ब्रैकेट की बात करें, आई ऑफ एक्स, आई की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, एच ऑफ एच एक्स। ठीक है, बाय एसोसिएटिविटी, जी ऑफ अलग से और एच ऑफ एक्स अलग से। ठीक है, तो जी ऑफ एफ जो है, गोफ, गोफ क्या है भाई, ये देखिए जी ऑफ एफ फ्रॉम कंडीशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू की है मैंने यूजिंग 2, ओके, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग 1। अब मैंने 1 में गोफ की वैल्यू पुट कर दी आई ऑफ एक्स, तो मतलब आई ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि आई ऑफ एच क्या रहेगा, ये रहेगा, यानी कि जी इज इक्वल टू एच। दिस इंप्लाइज जी इज एच, जी में और एच में कोई फर्क नहीं है। दस एफ हैव यूनिक इनवर्स। क्लियर है? अब आपको एक नई थ्योरम है वो ये प्रूव करनी है, नया रिजल्ट है कि भाई जो एफ और ये है ना हमारे पास, एफ का इनवर्स एफ ही होता दोबारा। ठीक है, आपको अभी ये प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि सिंस एफ इज invertible, since f is invertible, therefore f inverse exists। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन होती है ना आपके पास, f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f। क्लियर हो गया? तो बड़ा सिंपल है इसका, मैं यूं लिखता हूं, रिप्लेस f बाय रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डेफिनेशन ही लगा देंगे। ओके, फ्रॉम दिस डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ये देखो ध्यान से, इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया। फ्रॉम दिस डेफिनेशन अबव, अगर देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर f का इनवर्स f इनवर्स है तो f इनवर्स का इनवर्स भी तो f होगा। फ्रॉम द बाय अबव डेफिनेशन, आपके पास f इनवर्स का जो इनवर्स है वो f होगा। कैसे, ये देखो, अगर f ऑफ g इजिकल टू आई हो इजिकल टू g ऑफ f हो तो क्या होगा, तो f इनवर्स g होगा। सिमिलरली g इनवर्स क्या होगा, वो f होगा। तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे ना वो, तो ये तो फ्रॉम डेफिनेशन क्लियर हो गया, हमें कुछ नया कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे पास
अब ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और क्या रह गया आपके पास? अभी देखो इस तरीके का क्वेश्चन रह गया आपका। तो अब बताइए, आप कर सकते हैं इनको। अब जो एफ और जी दे रखे है ना, तो अब आप एक काम करो, पहले तो ये आ गया आपका 1 3 4, एक सेट आ गया आपके पास 1 2 3, और एक सेट आया 1,3। तो आप यहां से लेके ये तो बन गया एफ और ये बनेगा जी। ठीक है, अब एफ जो दे रखा है आपको वो ये दिया हुआ है और जो जी है वो ये गिवन है। तो अब इनकी मार्किंग करें हम। ये देखिए 1 अप्रोच टू 2, अगर ये 1 2 को गया तो 1 अप्रोच टू 2, और 3 गया 5 पे, 3 5 पे। ओके, ये जो सेट है इसमें 5 है वैल्यू। थ्री 5 पे एंड 4 1 पे। वन 2 को गया, 3 5 को गया, और जो 4 है वो 1 को गया। तो जी कहाँ है भाई? जी में जो 1 है वो गया 3 को। ओके, जो 2 है वो भी गया 3 को, और जो 5 है वो गया 1 को। ठीक है, अब आपको गोफ निकालना है। गोफ मतलब जी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है बच्चों, ये गोफ का बनता है। अब ये ध्यान देनी है आपको। ठीक है, जो अब x की वैल्यू क्या क्या है आपके पास, 1 3 और 4 है। आपको निकालना है गोफ। मैं कहता हूँ जी ऑफ एफ, ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो फिर 1 बाय 1 करें बात हम। ये बन गया बेटा जी ऑफ एफ 1, जी ऑफ एफ 3 और जी ऑफ एफ 4। तो ये बनेगा जी ऑफ एफ 1, और ये बनेगा जी ऑफ एफ 3, और ये बनेगा जी ऑफ एफ 4। अब दोबारा से देखिए डायग्राम को। एफ ऑफ 1 क्या है? एफ ऑफ 1, 1 किसको अप्रोच कर गया? 2 को। एफ ऑफ 1 किसको अप्रोच कर गया भाई? 2 को। तो फिर अब ये देखिए जी ऑफ 2, क्योंकि एफ ऑफ 1 तो 2 था ना इसलिए, और एफ 3 कितना है? 5। ठीक है, और ये कितना है आपके पास? एफ 4, एफ ऑफ 4 था 1। क्लियर? अब जी ऑफ 2, जी ऑफ 5 और जी ऑफ 1। पहले जी ऑफ 2 कितना है? 3। जी ऑफ 5 कितना है? 1। और जी ऑफ 1 कितना होगा भाई? 1 3 को होगा। जी ऑफ 1 किसको होगा? 3 को। तो ये इस तरीके से आपका गोफ की वैल्यू आ गई, यानी कि जो गोफ है वो आपका सेट आ गया 1,3। ठीक है, तो ये गोफ निकाल दिया हमने। आपको समझ आ गया सबको? अब ये भी एक छोटा सा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, तो ये बच्चों h है, मैं साथ में यहाँ पे x लगा देता हूँ। तो ये बनेगा f ऑफ h ऑफ x। नहीं, इसको आप अलग तरीके से लिखिए। ये f ऑफ g ऑफ, है ना, और ब्रैकेट में आएगा आपका एच एक्स। मतलब मल्टीप्लाई नहीं, पूरा x का काम करेगा। ठीक है, और ये बनेगा f ऑफ h ऑफ x। यही तरीका है लिखने का, दूसरा आप मत लिखना जो मैं पहले लिखने लगा था वो
समझने के लिए वैसे वैसे ही। तो ये बन गया एफ ऑफ ये चीज जी ऑफ ऐसे। तो दोनों तरफ से हम x को हटा देते हैं और कैंसल नहीं करते वो, ठीक है, डोमेन की वैल्यू है। क्लियर, ये प्रूव हो गया। तो सिमिलरली आप मल्टीप्लाई के लिए कीजिए, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करो एक बार, इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए होमवर्क। पार्ट नंबर 4। अब बच्चों ये कंपोजिट फंक्शन है, आपको बोल दिया इसमें गोफ और फोग निकालो, ठीक है। तो मैं पहले तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करता हूँ। तो दिस इज एफ ऑफ जी एक्स। अब जो एफ आपका वो मोड एक्स है ना, तो ये बनेगा मोड ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ जी की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, मोड ऑफ 5-2, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर दी, ओके जी। तो मोड का मोड सिंगल मोड ही रहता है, तो ये 5x-2 ही रहा, मोड का दोबारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गोफ निकालना है तो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी की वैल्यू क्या है आपके पास ये, तो मोड के अंदर 5 इंटू में एफ ऑफ एक्स माइनस में 2। अब आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो एफ ऑफ एक्स की, और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डबल मोड नहीं है, ये कैंसिल नहीं करना आपने, क्लियर है। तो सेकंड पार्ट फिर आपके लिए होमवर्क, आप नोट कर लो। तो अब बच्चों इनवर्स मैंने सिखा दिया, एक ये शो करना है एफ ऑफ एफ इज एफ। अगर एफ ऑफ एफ एक्स के इक्वल है तो एफ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, उसको क्या बोलेंगे हम, एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। बात क्लियर होगी। अच्छा एक बात और, जो हमने मैट्रिसेस में नहीं किया था हमने, कि अगर एफ ऑफ एफ एफ के इक्वल आ जाता है बाई चांस, आई नहीं एफ के इक्वल आ जाता है, तो एफ को हम आई डम्पोटेंट भी कहते हैं, ठीक है। जो एफ है उसको हम आई डम्पोटेंट भी बोलते हैं। और अगर एफ का स्क्वायर यानी कि एफ ऑफ एफ आई के इक्वल आ गया, ठीक है, तो हम एफ को बोलते हैं इनवोल्यूटरी, ओके। एफ को क्या बोलते हैं, इनवोल्यूटरी। अगर एफ ऑफ एफ आई के इक्वल आ गया, आई मतलब आइडेंटिटी, जैसे इस केस में आ गया, ठीक है। तो इन दिस केस एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, इन दिस केस एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये आपको ध्यान देना है इस प्रॉपर्टी का, क्लियर हो गया। तो ये बच्चों अब ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ट्राई करने हैं, ये 1-1 ऑन टू प्रूव करना, फंक्शन इन्वर्टिबल है नहीं है, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनवर्स फंक्शन है उसके हम डोमेन निकाल देंगे, ओके। और इसमें इसके लिए वर्किंग रूल क्या रहेगा, इसमें आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस में 5। तो ये बन जाएगा 9x² प्लस में 6x माइनस में 5 माइनस में y इज इक्वल टू 0। तो आप x की वैल्यू निकाल देना, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, माइनस बी वाला, जैसे माइनस बी है ना, प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, ओके, अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए मतलब 18, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका एफ इनवर्स में वाई आ जाएगा। तो इनमें से वो वैल्यू लेनी है आपको जो पॉजिटिव हो, है ना, जो पॉजिटिव हो, आर पॉजिटिव है ना बच्चों, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नंबर छोड़ देंगे हम। तो ये देखो -6 प्लस माइनस रूट, तो ये वाई था यहाँ पे 5 प्लस वाई, ठीक है। तो आपके पास बन गया 36 प्लस 4-20 प्लस में 4y अपॉन में 18। ये आ गया यहाँ पे -6 प्लस माइनस और ये बन गया 50
6 प्लस में 4y अपॉन में 18। ये कोई क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है भाई? इसमें एक ये गलती रहेगी बच्चों कैलकुलेशन में, ध्यान से देखो। इसमें एक 9 रहेगा ना, 4ac में 9 साथ में आएगा, ठीक है। और 9 साथ में आने से एक कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी हमारी लास्ट स्टेप की अब, ठीक है। तभी कॉमन नहीं आ रहा था, तो लिखने इसका ध्यान देना है आपको। प्लस माइनस, और देखो 36 है ना जो, और ये देखो 4 और 9 का 36, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा 1 प्लस 5 प्लस में y अपॉन में 18, ओके। तो -6 प्लस -6, और ये रह गया आपका 6 प्लस में y अपॉन में 18। तो ऊपर से 6 कॉमन लेने के बाद आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक आई -1 प्लस रूट 6 प्लस वाई 6 3 जा 18, और दूसरी -1 माइनस 6 प्लस वाई अपॉन में 3। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ y ये तो रहेगा नेगेटिव, है ना, तो ये तो रिजेक्टेड, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये r पॉजिटिव में नहीं बिलोंग करती। तो ये जो वैल्यू है ना, ये r पॉजिटिव में बिलोंग नहीं करती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये बिलोंग करती है, इसको ले लिया हमने, तो इसको हमने लिख दिया ऐसे करके 6 प्लस में y माइनस में 1 अपॉन 3, दिस बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका f इनवर्स y आ गया। तो ये तो बच्चों था इनवर्स निकालना, सिर्फ इनवर्स निकालना है। इससे पहले आपको ये भी शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, अगर पूछा जाए तो। हाँ बिल्कुल पूछा गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो अगर हम f को इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे तो रूल आपके पास कौन सा है, आप इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे इसको? 1 1 एंड ऑन टू। तो आप ट्राई करो उसको, मैं लिख रहा हूँ आल्सो। ये पहला स्टेप था आपका। सेकंड, मतलब आपको ये पहले स्टेप पे करना है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये आपको फर्स्ट स्टेप पे करना है, क्योंकि इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इन्वर्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है। तो आपने प्रूव करना है कि f ऑफ x इज, सबसे पहले 1 to 1, और दूसरे में आपको प्रूव करना है ऑन टू। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो जो फंक्शन है आपका इन्वर्टिबल है। ये मैंने नहीं किया पार्ट, क्योंकि आपको करवा दी है पहले क्वेश्चन काफी, तो आपको आता होगा। ये आपको करना है, इसका डायग्राम बनाओ आप, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो डोमेन और रेंज मैंने आपको कहा था इंटरचेंज हो जाती हैं, बस आपको वही ध्यान देना है। पहले आप एफ इनवर्स निकालो, फिर एफ इनवर्स का इनवर्स निकालो। आप दोबारा देखना आपको डोमेन और रेंज सेम आ जाएंगे, तो इसलिए एफ इज बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। ये मेरी तरफ से चैप्टर खत्म।